Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is the transport of carbon dioxides in blood. है बहुत इजी टॉपिक्स, इसको देखते हैं कि कौन कौन से मीन्स हैं जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड्स की। तो इसमें सबसे पहला मीन जो है यानी पहला तरीका वो डिज़ॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा में डिज़ॉल्व होकर जा रहा होता है। दूसरा मेथड एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, एज कार्बामिनो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ हीमोग्लोबिन। तीसरा मेथड जो है इसका एज बाइकार्बोनेट, एज बल्कि इसको शॉर्ट लिख देते हैं एज बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, एज बाइकार्बोनेट। अब हम इस मेथड्स को देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारे पास लंग्स हैं। अब लंग्स से ये हमारे पास टिश्यू है, तो जो लंग से ब्लड आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा पर 100 ml, वो है 48 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन टिश्यू ने क्या बनाना है, यहाँ पर सेल्स होंगे। अब वो सेल्स जो होंगे, बल्कि हम इसको टिश्यू वेसल्स कह देते हैं, ये टिश्यू वेसल्स हो गए और ये हमारे पास टिश्यू सेल्स हैं। सपोज़ ये हमारे पास टिश्यू सेल्स हैं। अब इन टिश्यू सेल्स ने बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड्स, क्योंकि जब फूड की ब्रेक डाउन होती है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल्स, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड्स बनता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड्स पहले इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आएगा। इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस के बाद फ़ौरन ये चला जाएगा इन ब्लड वेसल्स में, और यहाँ पर प्लाज्मा भी होगा। प्लाज्मा ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर RBCs भी मौजूद होंगी, RBCs भी मौजूद होंगी। अब इस ब्लड वेसल्स में तो जो प्लाज्मा में डिज़ॉल्व स्टेट में होता है ये जस्ट हमारे पास 7% कैरी करता है, याद रखें कितना, 7%। लेकिन ये अभी भी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। क्यों? इस वजह से कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लिपिड सॉल्युबल एंड मोर सॉल्युबल एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जस्ट 3% थी। एज बाइकार्बोनेट इसकी मूवमेंट होगी 70%। एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास कैरी करेगा 23%। अब हम इस एक एक को देखते हैं। तो यहाँ पर डिज़ॉल्व स्टेट में जितना डिज़ॉल्व होना है डिज़ॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड्स के जो मूवमेंट हो रही है वो यहाँ पर आ जाएंगी RBCs में मूव कर जाएंगे। अगर हम यहाँ पर RBCs को थोड़ा सा बड़ा बना दें, और ये मैं RBC बना रहा हूँ, इस RBCs के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है ये वाला, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स के ज़रिए जो रिएक्शन कर रहा है। तो आगे क्या बनाएंगे, H2CO3 कार्बनिक एसिड। अब कार्बनिक एसिड अनस्टेबल है, फ़ौरन डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयन और HCO3 यानी बाइकार्बोनेट्स में। अब इस हाइड्रोजन आयन की वजह से जो है अंदर की एसिडिटी बढ़ेगी। अब एसिडिटी बढ़ेगी, हमने पिछले लेक्चर में जिस तरह बताया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड्स बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और इसी तरह हमारे पास एसिडिटी बढ़ रही है। यानी एसिडिटी मीन्स के हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं। तो pH लो होगा। pH क्या हो जाएगा, pH लो होगा। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें जो ऑक्सीजन आरबीसीज के साथ लगा हुआ आ रहा था वो इधर सरवाइव नहीं कर सकता, वो फ़ौरन
टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन से टूट जाएगा। अब जो ही हीमोग्लोबिन से वो टूटेगा तो इसके लिए फ़ौरन ये रिएक्शन कर लेगा हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बनाएगा, H+HB, हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड्स। ये हीमोग्लोबिन यानी अगर ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है सपोज़ और ये उसका ग्लोबिन पार्ट है, ये उसका ग्लोबिन पार्ट है, तो यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं, अमीनो एसिड्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं और H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। जो ही उसको अट्रैक्ट करेंगे तो ये उसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये उसके साथ बाइंड कर जाएगा। और वो नेगेटिव अमीनो एसिड्स स्पेशली कौन से होंगे, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेंगे और अपने साथ बाइंड कर देंगे, तो वहाँ की एसिडिटी यानी बफर एक्शंस हो रहा है। और इस बफर एक्शंस में यानी जब एसिडिटी pH लो हो रहा था, एसिडिक हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स क्या था, हाई हो रहा था, तो इस इफ़ेक्ट को कि जब वो ऑक्सीजन को डिपार्ट करे, मतलब उसको डिसलॉज करे फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन के साथ टच होकर आ रहा था, तो इसको हम कहते हैं बोहर इफ़ेक्ट। बोहर इफ़ेक्ट, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, बोहर इफ़ेक्ट। और बोहर इफ़ेक्ट किधर हो रहा है, इन द टिश्यू। कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए और एसिडिटी बढ़ जाए यानी pH का लेवल बढ़ जाए, तो pH का लेवल जो है वो कम हो जाए यानी एसिडिक हो जाए और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ा हुआ होगा एक। तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं बोहर इफ़ेक्ट। अब यहाँ से हम जो स्टार्ट किया होता कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना था, 40 mg 48 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से डिज़ॉल्व करा रही थी। अब यहाँ से इसका प्रेशर भी बढ़ेगा और पर 100 ml जो है पर 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड्स की मिकदार भी, अमाउंट भी बढ़ेगी। तो बहरहाल इसको डिफ़ाइन करने के बाद फिर आगे चलते हैं। अब ये HCO3 ने बाहर निकलना है प्लाज्मा, तो यहाँ एक स्पेशल टाइप का एक चैनल होगा, एक प्रोटीन होगा जिसको हम कहते हैं बैंड 3। बैंड 3 के ज़रिए जो ही बाइकार्बोनेट बाहर आया तो वो जाकर सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। अब जो ही ये बाहर गया, यहाँ की नेगेटिविटी को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन इंटर होगा, क्लोरीन Cl नेगेटिव। अब जब ये क्लोरीन नेगेटिव इंटर होगा और फ़ौरन थोड़ा सा पानी भी आ जाता है, लिटल वाटर, तो इसकी थोड़ा सा जो RBCs हैं वो थोड़े स्वेल अप हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं जो वेनस ब्लड होता है उसके RBCs स्वेल अप होते हैं बनिस्बत आर्टीरियल ब्लड के। तो यहाँ से ब्लड आ रहा था ये टुवार्ड्स द टिश्यू और टिश्यू वेसल से ब्लड लीव कर रहा है टुवार्ड्स द लंग्स की तरफ लीव कर रहा है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को कि जब प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ मिले, हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाया और यहाँ पर एक शिफ्ट हो रहा है जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं या हैमबर्गर्स फिनोमिना, हैमबर्गर्स फिनोमिना भी कहते हैं, हैमबर्गर्स फिनोमिना भी कहते हैं या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। एक हमने पढ़ा कि बोहर इफ़ेक्ट। बोहर इफ़ेक्ट क्या था, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स बढ़ा, हाइड्रोजन आयन बढ़े, तो उसने क्या किया, फ़ौरन ऑक्सीजन के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि वो डिसलॉज कर जाएंगे फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन आपको याद है कि वो आयरन के साथ ही अटैच होते हैं, ग्लोबिन के साथ नहीं। तो ग्लोबिन का पार्ट जो है वो इस एसिडिटी को कम करने की कोशिश करता है। कैसे कि वो वहाँ के प्रोटॉन्स को खींचेगा इसके हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स। एक तो ये हो गया। और यहाँ पर जो प्लाज्मा था उसमें भी डिज़ोल्व स्टेट में जा रहा है। एक स्टेट इसकी ये है कि वो इस स्टेट में जा रहा है एज बाइकार्बोनेट्स। तीसरा हमारे पास है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में अगर मैं सपोज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लें छोटा सा एक, और ये उसका ग्लोबिन पार्ट है,
ग्लोबिन का एक टर्मिनल होता है जिसको हम कहते हैं एन टर्मिनल। एन टर्मिनल मीन्स अमीनो ग्रुप लगा होता है और यहाँ पर ये H और इधर भी H होता है नॉर्मली। तो यहाँ जो टच होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड इधर अटैच होगा। कार्बन डाइऑक्साइड किधर अटैच होगा, हमने पिछले लेक्चर भी बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है वो इस पोरफायरिन रिंग्स में नहीं अटैच होता आयरन के साथ, बल्कि वो ग्लोबिन पार्ट, ये जो ग्लोबिन पार्ट है इसके साथ अटैच होगा। और ये जो मूवमेंट होती है वो 23% मूवमेंट है। अब ये तीनों प्रोसेसेस से होकर यानी कार्बामीनो हीमोग्लोबिन भी बनाया और बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट्स भी बना हुआ है, और तीसरा डिज़ॉल्व स्टेट में है यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर। तीनों तरीक़ों से जब ये टिश्यू को लीव करता है तो यहाँ पर प्रेशर इसका बढ़ जाता है। प्रेशर कितना होगा, 46 mmHg प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड्स का। और कितना लीव करेगा ml, 52 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स जा रहा है टूवर्ड्स द लंग्स। पर 100 ml की बात करेंगे, पर 100 ml की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस कितना है, 48 माइनस 52। यहाँ पर जो डिलीवर हो रहा है फ्रॉम द टिश्यू सेल्स इनटू द ब्लड वेसल्स वो है हमारे पास 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। 4 ml ऑफ, इस चीज़ को याद रखें, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स डिलीवर हो रहा है। और ये यहाँ पर आएगा लंग्स में। अब लंग्स में मैं अगर इस चीज़ को ये यूं बना लूँ, मैं एल्वियोलाई बना रहा हूँ और एल्वियोलाई में साइड पर मैं एक आरबीसी के लिए जो कैपिलरीज़ हैं, सिंगल आरबीसीज जहाँ से गुजरनी है, कैपिलरीज़ मौजूद हैं, तो इस एल्वियोलाई को इन्होंने देना होता है और ये सारा प्रोसेस फिर रिवर्स होगा। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, हाई है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है। पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई था, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है। तो ये प्रोसेस रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे कि जो आरबीसी है, आरबीसीज, उसके अंदर HCO3 पहले मूव नहीं करता। पहले किसने मूव करना है, टुवर्ड्स द एल्वियोलाई। टुवर्ड्स द एल्वियोलाई सबसे पहले जिसने मूव करना होता है, जो डिज़ॉल्व हुआ होता है कार्बन डाइऑक्साइड्स, वो मूव करेगा, लीव करेगा। अब जो ही ये लीव करेगा इसके बाद फ़ौरन कौन, ये जो लगा हुआ है इसके साथ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है वो लीव करेगा, यानी इसमें से भी यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड लगा हुआ था ये लीव करेगा। तो इसके लीव करने की वजह से प्लाज्मा वाले से कार्बन डाइऑक्साइड की, ये उसके स्पेस को कम पूरा करेगा। और क्यों पूरा करेगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लाज्मा में कम हो गया है, तो ये उसको पूरा करेगा। अब इसके बाद फ़ौरन तीसरा रिएक्शन स्टार्ट होगा और वो HCO3 नेगेटिव, यानी दोबारा किसके साथ मिलेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच थे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच थे, मैं इधर बना लेता हूँ इसको, बल्कि यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और इसको अलहदा से लिख लेते हैं, ये बेहतर रहेगा। ये आरबीसीज था, ये हमारे पास एल्वियोलाई का एरिया है, एल्वियोलाई का एरिया है। तो जो आरबीसीज यहाँ पर प्लाज्मा में थे, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स यानी ये कैपिलरी है और ये मैंने बनाए हुए आरबीसीज। तो जो सबसे पहले लीव करेगा कौन सा, जो प्लाज्मा के अंदर होगा। दूसरे नंबर पर क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा लो हो गई है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये H और ये CO2 ये मूव करेगा पहले प्लाज्मा में और फिर यहाँ पर आएगा। तीसरे नंबर पर HCO3 इस जगह में दोबारा है बैंड 3 के ज़रिए एंटर होगा। HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या होगा, दोबारा रिएक्शन होगा, HCO3 बनेगा, HCO3 डिसोसिएट हो जाएगा इनटू CO2 एंड H2O। अब ये CO2
एल्वियोलाई में चला जाएगा। तो यहाँ कौन इफेक्ट कर रहा है इसको? यहाँ इफेक्ट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? एल्वियोलाई में हाई है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है तो अपोजिट रिएक्शंस क्यों हो रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है तो ये जो ही हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। अब जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा प्लाज्मा से तो वैसे भी क्योंकि एल्वियोलाई में कम है हट गए, तो ये हाइड्रोजन जाकर फ़ौरन रिएक्शन करेगा HCO3 के साथ। HCO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद ये तो अनस्टेबल है, फ़ौरन डिसोसिएट हो जाएगा। एक और पॉइंट, यहाँ पर कार्बनिक एनहाइड्रेज इस HCO3 को बनाने के लिए यूज़ हुआ। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज इस H पॉजिटिव और HCO2 को दोबारा मिलाने के लिए भी यूज़ होता है। यानी इधर भी कार्बनिक एनहाइड्रेज और इधर भी कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स ही यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी तो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही थी। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है और हाइड्रोजन डिसलॉज हो रहे हैं हीमोग्लोबिन से। इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। ये दो प्रोसेसेस याद रखें। बोर इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है टिश्यू में हो रहा है। हेल्डेन इफेक्ट लंग्स में हो रहा है, क्यों कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन स्टैंड नहीं कर सकते हैं विद द हीमोग्लोबिन अटैचमेंट, तो वो फ़ौरन बैक में चले जाएंगे और उसकी जगह ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड्स लंग्स में आकर बाहर निकल जाएंगे। तो ये इंतहाई सिंपल प्रोसेस, 3 तरीके थे। नंबर 1, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एट डिज़ॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा और एज बाइकार्बोनेट्स। याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड्स कभी भी पोरफायरिन रिंग्स के साथ अटैच नहीं होता। किसके साथ अटैच होगा? ग्लोबिन पार्ट के साथ। और हाइड्रोजन आयन यानी हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन्स के फंक्शंस क्या हैं? हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन को भी कैरी कर रहा था क्योंकि 97% ऑक्सीजन इसकी, और बाकी जो है हीमोग्लोबिनिक एसिड बना रहा है, हाइड्रोजन यानी एसिडिटी को कम कर रहा है। तो बफर एक्शंस में इसका बड़ा रोल है। तो इसीलिए ब्लड का जो pH रहता है वो 7.4 ही pH ब्लड का रहता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट के बाद फिर हाल्डेन इफेक्ट, और एक और चीज़ जो हैमबर्गर्स फिनामिना है जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, वो विद इन द RBCs हो रहा होता है, बिटवीन द प्लाज्मा, इन दोनों के दरमियान में हो रहा होता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था इसका कार्बन डाइऑक्साइड्स का।